महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर पिछले 2 सप्ताह में हरियाणा सरकार ने बड़ी मजबूती से कदम उठाने का काम किया है। पहला विषय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ स्ट्रीमलाइन कर जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको और स्मूथ कैसे किया जाए और उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ लीस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस की ओर कैसे ले जाए, इसके ऊपर पिछले दिनों ये आदेश जारी किए गए थे विभाग द्वारा कि रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से प्रत्येक, चाहे वो कंट्रोल्ड एरिया हो, यूएलबी एरिया हो, रूरल एरिया हो, उसके अंदर बंद की जाती है। कल इसकी एक रिव्यू बैठक भी ली गई, जिसके अंदर कंट्री टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जो एक विंडो 7A के अंदर थी एग्रीकल्चर 2 कनाल की एरिया की रजिस्ट्रेशन की, उसका एक अमेंडमेंट प्रपोज करी है, जिसके अंदर जो एग्रीकल्चर एरिया है उसको 2 कनाल से दोबारा 2017 से पहले जैसे था उसको बढ़ाया जाएगा और एग्रीकल्चर और एम्प्टी लैंड के अंदर भी बाइफर्केशन करी जाए। बहुत से एम्प्टी लैंड एरियाज ऐसे थे जिसको बारी बारी एग्रीकल्चर एरिया दर्शाकर रजिस्टर किया जाता था, जिसमें टाउन प्लानिंग द्वारा जो एनओसी दी जाती थी उसमें एक्सेम्पशन एग्रीकल्चर दिखाकर ली जाती थी। मैं रिव्यू के बाद आपको बता सकता हूँ कि अगले सप्ताह के अंदर हमारे जो 9 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा प्रॉपर्टी आईडीज़ क्रिएट कर दिए गए हैं। हमारे लगभग 15 कमेटीज़ और परिषद है, काउंसिल्स और कमेटीज़ है, जिसके प्रॉपर्टी आईडीज़ डेवलप कर दिए गए हैं। और रूरल एरिया, जिसके अंदर खसरा नंबर के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक्टिवली हम चलाने का काम करें। जहाँ कंट्रोल्ड एरिया है वहाँ पर भी कंट्री टाउन प्लानिंग को ये हिदायत दी गई है कि वो मैकेनिज्म बनाए कि 14 दिन के अंदर अंदर जो भी इस कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्री कराना चाहता है और उसको विभाग द्वारा एनओसी चाहिए तो उसका अप्रूवल या रिजेक्शन टाइम्ड मैनर के अंदर करा जाए। नहीं तो जैसे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने किया था डीम्ड अप्रूवल, नहीं तो फिर उस और भी डिपार्टमेंट विचार करने का काम करे। वहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 2 अलग एनओसीज, प्रॉपर्टी टैक्स की और डेवलपमेंट चार्ज की, उसके लिए भी यूएलबी डिपार्टमेंट अपना एक पोर्टल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ लिंक हो डेवलप करे, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसको एनओसी चाहिए, उसका प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है, तो वो ऑनलाइन भरकर उसकी एनओसी वहीं से रिसीव करे। कोई डेवलपमेंट चार्ज पेंडिंग है तो उसको भरकर उसको रिसीव करे। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम यूएलबी भी अगले 1 सप्ताह के अंदर करेगी। और ये तमाम विभागों से भी, चाहे वो आगे फॉरेस्ट हो, HSIDC हो, HSVP हो, कोई भी विभाग जो इस तरह की प्रोविज़न में अलाय होता है, पहले इन 2 के साथ और फिर आने वाले 1 माह के अंदर तमाम विभागों के साथ भी इसको अलाय किया जाएगा, जिससे व्यक्तियों को एनओसी के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। डीड्स की रजिस्ट्रेशन के लिए भी
टेम्पलेट्स ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से हमारे जमाबंदी के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आज उसको तहसील के अंदर या डीड राइडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो रजिस्ट्री कराना चाहता है अपने किसी भी लैंड एरिया की, तो एक टेम्पलेट हमारी ओर से डाला गया है जिसको वो लुक इनटू कर सकता है और वहीं से ही अपने कागजी कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है, जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हम कहते थे बाबू से लेकर ऊपर अधिकारी तक सारे मिले हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं हम शॉर्टन भी कर पाए और लोगों की रजिस्ट्रेशन को एक्सपेडाइट भी कर पाए। और रजिस्ट्रेशन की ओर भी जो आज तत्काल के अंदर लोग जाकर तहसीलों में टाइम लेते थे या तहसील के अंदर जाकर अपनी रजिस्ट्री के लिए कूपन लेकर आते थे, उस पूरे मैकेनिज्म को भी विदाउट एंट्री अब हम प्रोसेस करेंगे। किसी को भी अपनी डीड रजिस्टर करानी है, किसी को भी अपने अपॉइंटमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन लेना है, वो सारा कार्य अब हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर होगा, जिसमें सेंट्रलाइज तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी डीड को रजिस्टर करा सके। दूसरी एक शुरुआत जब रोजगार भवन का निर्माण पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था, उस दिन के बाद हमने हमारे जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनसे डाटा कलेक्ट किया, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हमारे सक्षम युवा हो, हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड लोग हो। और बड़ी खुशी की बात है कि 13 लाख युवा साथी जो अलग अलग कई जॉब एप्लीकेशन देकर आए, नौकरी की खोज कर रहे हैं, उनका हमने डाटा हमारे रोजगार पोर्टल पर कंसोलिडेट किया और उन 13 लाख युवा साथियों के अंदर से 1 लाख साथियों को हमने निरंतर फोन कर उनसे निरंतर चर्चा कर उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या वो अभी एग्जामिनेशन की ओर देख रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की ओर देख रहे हैं, उनसे चर्चा कर लगभग 950 और 1000 के बीच में ऐसे युवा साथी हमें मिले जिनको हमने गुड़गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज में रोजगार दिलवाने का काम किया। और हमारा ये लक्ष्य इतना ही नहीं है, हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पोर्टल बनाना और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट ढूंढना एक छोटी चीज़ नहीं है। हम आगामी मार्च 2021 से पहले 25,000 वेल क्वालिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनके मनचाही क्वालिफिकेशन अनुसार नौकरी के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। इसके अंदर हमारे पास 9 ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो naukri.com हो, मास्टर जॉब हो, वर्क्स हो, और उसके साथ साथ ऐसी कंपनीज भी आई हैं जो वर्क फ्रॉम होम को भी प्राइवेट जॉब्स के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। हम एक प्रोग्राम भी लेकर आएंगे जिसके अंदर जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रूरल लाइब्रेरी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, उसको इस रोज़गार पोर्टल के साथ जोड़ें। और उसके लिए आज सुबह हमारी बैठक हुई थी, जब यही चर्चा हुई कि जितनी ऐसी वेब पोर्टल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हैं, उनके साथ चर्चा करी जाए और जो हमें बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव मिलता है उनमें से उसको हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्री के CSR फंड के साथ जोड़कर हमारे हर क्वालिफाइड बच्चे के ऑनलाइन ट्रेनिंग के प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जाए। और इसके अंदर हमने पिछले दिनों में चर्चा भी करी, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं
पोर्टल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कराती है, और उसके लिए हम आने वाले दिनों में जो ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टॉप 10 परसेंटाइल में आए हुए बच्चे हैं, वो पुश आज उनको ज़रूरत है। आज मैं यूपीएससी के रिज़ल्ट की बात करूं तो हरियाणा की आबादी 2% है देश की, मैं रिज़ल्ट जब देखते हैं तो 8 और 9% के बीच में पिछले 3 सालों से हमारे बच्चे यूपीएससी को क्रैक करने का काम कर रहे हैं। मगर वो 8-9% हमारा टारगेट नहीं है। हम वो जो बच्चे रह जाते हैं और उस परसेंटाइल में 99 से ऊपर वाला तो सिलेक्ट हो गया, मगर 90 से लेकर 99 के बीच में आया हुआ जो बच्चा है जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, उसको वो पुश की ज़रूरत है। इस तरह की तैयारी के साथ उस तैयारी के अंदर हमारा प्राइवेट सेक्टर कैसे एग्रीगेटर बन सकता है, इसकी ओर हम ले जाने का काम करेंगे और इस टारगेट के साथ आगे बढ़ेंगे कि दोनों कोलैबोरेटिव तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी, उनका सीएसआर फंड भी, और साथ में हमारे ऐसे पोर्टल्स जो घर में बैठकर भी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। इस टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम 50,000 ऐसे युवा साथियों को अक्रॉस द स्टेट हम सिलेक्ट करें जिनको हम प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी ट्रेनिंग उपलब्ध करा पाए। मेन टारगेट यही लक्ष्य के साथ है कि हमारा बच्चा जो थोड़े से पुश के अंदर आज पीछे रह जाता है, बहुत से ऐसे युवा साथी मेरे को पिछले 5-6 वर्ष के अंदर मिले हैं जो पेपर क्रैक कर लेते हैं मगर इंटरव्यू की तैयारी ना हो पाए या इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो पाए, उसके अंदर रह जाते हैं। ख़ास तौर पर मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, इस तरह के, और यूपीएससी और एचपीएससी अपने आप में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ इंटरव्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। उस तैयारी के अंदर प्रदेश सरकार उनका सहायक बनकर काम करे, ये हमारा उद्देश्य है और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कि आप लोग सवाल पूछें उससे पहले आपको बता दूँ, कल एसीटी की रिपोर्ट आई और उसके ऊपर कई चीज़ें रिकमेंडेशन के तौर पर एसीटी ने आखिरी 3 पन्नों पर रखी। पर मुझे ये साझा करते हुए स्नेह है कि जितनी रिकमेंडेशन एसीटी ने साझा करी है, ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जो प्रदेश के अंदर 2000 हमारी 20-21 की एक्साइज पॉलिसी का पार्ट ना हो। चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, वो 2011 और 12 की एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था और उसको हमने स्टैटिक की बजाय इस पॉलिसी में डायनेमिक की ओर ले जाने का काम किया कि हम फीड लेकर नहीं आएंगे। ये अब डिस्टिलरीज की ड्यूटी है कि वो हमें फीड्स प्रोवाइड करने का काम करेगी और उसका टेंडर भी हाई पावर परचेज कमेटी द्वारा पिछली बैठक के अंदर अप्रूव हो गया और आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क ऑर्डर प्रदेश सरकार ने इशू करना है। ट्रैक एंड ट्रेस हो, मैंने जब इसी कमरे के अंदर आप सबके आगे पॉलिसी का पहली बार विवरण दिया था, उस समय भी ट्रैक एंड ट्रेस के साथ साथ फ्लो मीटर हमारा मेन लक्ष्य था। कोविड की वजह से ज़रूर इसके समय में देरी हुई, मगर मुझे खुशी है कि बारी बारी जो बात एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर लगाई जा रही थी, कल की एससीटी की रिपोर्ट के बाद एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे विभाग ने अपनी एफिशिएंसी भी दिखाने का काम किया है और जो कार्य लंबे समय से लंबित थे उनको भी इफ़ेक्टिवली आगे ले जाने का काम किया है और इसी सोच के साथ कि हमारे यहाँ रेवेन्यू लॉस रुके, जिसको हम लीकेज बोलते हैं, वो बंद हो और किसी तरह के भी इलिसिट लिकर का निवेश हमारे सोसाइटी में हमें ना दिखे, उसको रोका जाए। और मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारे पहले क्वार्टर का अगर मैं एक्साइज की बात करूँ 19 अगस्त को समापन हो रहा है और मैं 20 तारीख को आपके सामने जो हमारे 3 महीने के अंदर जिस तरीके से चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर
रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, लीकेज रोकने की बात हो, एक एक चीज़ का बेहतर तरीके से विवरण देने का काम करें। जीएसटी काउंसिल के लिए क्या आपके पास फीड आ रहा है, जो सीसीटीवी का फीड आ रहा है जहाँ सीसीटीवी की बात है, मैं अभी क्लियरली आपको बता के आया हूँ कि अभी हाई पावर परचेज कमेटी ने उसको अप्रूव किया था। उसका वर्क ऑर्डर जो है फीड को लेने का, कंट्रोल रूम बनाने का, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग का, क्योंकि वो इस एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था, कार्य चल रहा है। आज से पहले कार्य था कि भी आप डिस्टिलरी वाइज जाके उनकी हार्ड ड्राइव्स कलेक्ट करो, उसको रीसिंक करो, उससे ये सीपेजेस बढ़ती थी। मैंने जब ये पॉलिसी बनवाई उस समय भी ये इसी सोच के साथ बनवाई थी कि हम नहीं जाएंगे। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये तमाम फीड के माध्यम से हमें आने का काम करेगा। सुरेंद्र जी, जीएसटी काउंसिल की अभी आपकी पीसी से पहले हमारी GOMIT थी, और खुशी की बात है क्योंकि मेरी औपचारिक तौर पर एज मेंबर ऑफ GOMIT दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो हमने रिकमेंडेशन करी थी, चाहे वो नंबर ऑफ GST इनपुट्स के स्ट्रेंथ को 50,000 से 3 लाख बढ़ाने की बात हो, सेग्रीगेशन ऑफ आपकी रिटर्न्स हो, इन तमाम विषयों पर पिछले 8 महीनों में बड़ी बेहतरीन से काम हुआ। और आज खुशी है कि 3 हिस्सों के अंदर अब लोग अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, जिससे जो सर्वर पे एकदम लोड 20 तारीख को बिल्टअप होता था वो सेग्रीगेट हो गया। दूसरी चीज़, 50,000 से कैपेसिटी को 3 लाख ले जाया गया कि एक टाइम पे 3 लाख लोग भी GST अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और विद एक्सपेंडेबल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख, दैट इज़ 5 लाख पीपल कैन फाइल देयर रिटर्न्स इन 1 सेकेंड। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़े बदलाव हैं, और कोविड के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये बदलाव हमारी GST काउंसिल ने अडॉप्ट किए। तो ये सर जो प्रोसेस है लैंड रजिस्ट्रेशन का, ये कब से सुचारू रूप से पहले की तरह काम करना लग जाएगा? देखिए, इसका कई ऐसे क्लॉज थे जिसमें चेंजेस कल बैठक के बाद हमने प्रपोज किए हैं। एक फाइनल स्ट्रक्चर इसका मंडे को हम देखेंगे, और अगर मंडे को फाइनल स्ट्रक्चर हमें कंपैटिबल लगा तो अर्बन लोकल बॉडीज़ और उसके साथ साथ रूरल एरिया के अंदर जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ट्यूसडे से हम उम्मीद रखते हैं कि सुचारू तौर से चालू करें। ये 2017 में 2 कनाल से पहले कितना था ओरिजिनल? पहले 1 हेक्टेयर था, 2.5 एकड़ उसको कहते हैं, 2.5 एकड़ से 2 कनाल उसको लाया गया था। वो चेंजेस किस सोच के साथ किए थे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर आज के दिन उसी को बेनिफिट की ओर ले जाया गया, और उस लूप होल को आज बंद करने की जरूरत है। एक दूसरा आपने क्या था, एग्रीकल्चर, और एक और एंटी लैंड कुछ नाम? पहले केवल मात्र खाली जगह को एग्रीकल्चर एरिया दिखाया जाता, खाली जगह थी, उसको कंट्रोल्ड एरिया में एग्रीकल्चर एरिया बोला जाता था। अब उसको एम्प्टी लैंड दिखाया जाएगा। अगर एम्प्टी खाली, अब खाली जो है वो खाली के अंदर एग्रीकल्चर करे, अपना एक कमरा बनाए, वो उस व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन को अगर कंट्री टाउन प्लानिंग कंट्रोल्ड एरिया में अप्रूव करती है, उसके बाद ही आगे कदम उठाए। एग्रीकल्चर और खाली जमीन के बीच में अंतर कर क्या अंतर? मैं आपको अंतर बताता हूँ कि कभी एक कंट्रोल्ड एरिया बनाया जाता है, एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हो, वो इंडस्ट्रियल एरिया जब तक उसकी CLU ना कराई जाए वो एग्रीकल्चर एरिया रहता है। उसके अंदर अगर फिर कोई कॉलोनी काटे, कोई अपनी रिहाइश बनाए, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। या तो उसको कंट्री टाउन प्लानिंग NOC दे, नहीं तो वो फ्लैग होगी। ऐसी व्यवस्था अब हम बनाने का काम करेंगे, जिससे ये बारी बारी जो कंप्लेंट्स आ रही है कि रूरल एरिया, सबर्बन एरियाज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बाहर वाले एरियाज़ में बशाशतें बस रही हैं, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरते, कोई अप्रूव्ड कॉलोनीज़ नहीं है, और बारी बारी आपने देखा होगा कि निरंतर कंट्री टाउन प्लानिंग उनको तोड़कर भी आता है।
ऐसी गरीब आदमी को व्यवस्था झेलनी ना पड़े, उसको धोखाधड़ी के साथ कोई ज़मीन ना बेचे, ये ना बताकर बेचे कि देख तेरी रजिस्ट्री होगी अब तू मकान बना सकता है, उसको रोकने के लिए ये चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं। उसको फिर एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करने का हम काम नहीं, हम क्या एमटी में एनओसी नहीं मिलेगा, हम जानना चाह रहे हैं। जो भी एग्रीकल्चर आज वहाँ कर रहा है उस पे तो वो एग्रीकल्चर एरिया होगा, मगर अगर वो किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इशू हो गया, फॉर एग्जांपल आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है टाउन प्लानिंग का, मिक्स्ड लैंड यूज़। वो मिक्स्ड लैंड यूज़ के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, आईटी हब भी बना सकते हो। उस पॉइंट के ऊपर जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन एक एरिया स्पेसिफिक ही कराता है, सीएलयू लेता है, और बचा एरिया जो बचता है अगर वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो उसको फिर हम एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करेंगे। उसकी